నమస్కారం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులకు స్వాగతం. ఈనాటి కార్యక్రమంలో కహానీ కా ఉద్భవ్ ఔర్ వికాస్ డిగ్రీ 2వ సంవత్సరం విద్యార్థుల కోసం హిందీ పాఠం ప్రసారమవుతుంది. आज के हमारे पाठ का विषय है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, और इस पाठ के विषय में आप सभी को विस्तृत जानकारी देंगी प्रोफेसर शशि मोदीराज। हिंदी कहानी का आरंभ अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी के अनुकरण पर हुआ, अर्थात हिंदी कहानी का मूल यद्यपि भारतीय साहित्य में मौजूद कथा रूप में उपस्थित है, लेकिन अपने आधुनिक रूप में हिंदी कहानी ने स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ ही अपना आधुनिक आकार और रूप ग्रहण किया। हिंदी साहित्य में कहानी का आरंभ और विकास अपने आधुनिक रूप में अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी के अनुकरण पर हुआ। शॉर्ट स्टोरी का अर्थ होता है छोटी कहानी, जिसे बंगला में गल्प भी कहा जाता है, किंतु हिंदी में इसके लिए कहानी नाम ही मान्य हुआ। हिंदी कहानी का मूल रूप यद्यपि भारतीय साहित्य में मौजूद है, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, आख्यानों के रूप में, संवादों के रूप में ये कथा रूप मौजूद है, लेकिन अपने आधुनिक रूप में हिंदी कहानी ने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही जन्म ग्रहण किया। हिंदी कहानी के आधुनिक रूप देने वालों में प्रमुख हैं प्रेमचंद, और लेकिन प्रेमचंद की बात करने से पहले हम उन परिस्थितियों की समीक्षा करेंगे जिनके आधार पर हिंदी कहानी का विकास हुआ। ये परिस्थितियां हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का आर्थिक स्वाधीनता आंदोलन, भारत का सामाजिक नवजागरण, सांस्कृतिक आंदोलन, और इसके साथ साथ कुछ भौतिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं, जैसे प्रेस का प्रचार, मुद्रण प्रकाशन की सुविधा, पत्रकारिता का विकास। संक्षेप में कहा जाए तो हिंदी गद्य को जन्म देने वाले जो परिस्थितियां हैं और जो कारक तत्व हैं, वे ही हिंदी कहानी के आरंभ और विकास के लिए भी उत्तरदायी हैं। इन परिस्थितियों में मुख्य रूप से दो कारण और लिए जा सकते हैं: फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और हिंदी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। इन सब माध्यमों से हिंदी कहानी को बल मिला। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इसके बारे में विद्वानों के बीच विवाद है। कुछ विद्वानों के मतानुसार इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी या उदय भानुचरित हिंदी की पहली कहानी कही जा सकती है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो इसमें आधुनिक कहानी के वे सारे तत्व नहीं मिलते हैं। यद्यपि इंशा अल्लाह खां ने मनोरंजन की दृष्टि से, कथा की दृष्टि से कुछ प्रयास अवश्य किया है। इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी के आसपास ही कुछ और कहानियाँ भी लिखी गईं, जैसे शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना, सदल मिश्र का नासिकोतोपाख्यान इत्यादि। लेकिन इन सभी कहानियों में वे सारे तत्व नहीं हैं जिनके आधार पर इसे हिंदी की आधुनिक कहानी कही जा सके। तो इस दृष्टि से विद्वानों के मतानुसार श्री किशोरी लाल गोस्वामी का लिखा हुआ सन 1900 के सरस्वती में छपा इंदुमती नामक एक कहानी इस पद को प्राप्त कर सकती है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती में यद्यपि आधुनिक कहानी के सारे तत्व विद्यमान नहीं हैं, फिर भी विद्वान इस बात पर एक मत हैं कि इसमें हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी बनने के गुण विद्यमान हैं। सन 1900 में इंदुमती छपी थी और उसके पूरे 7 वर्ष बाद उसी सरस्वती पत्रिका में बंग महिला की लिखी कहानी दुलाई वाली छपी, जिसके बारे में अधिकांश विद्वानों का मत है कि इसमें
आधुनिक हिंदी कहानी बनने के सारे तत्व विद्यमान हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी गईं, जैसे जयशंकर प्रसाद लिखित ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित सुखमय जीवन, और यहाँ से हिंदी कहानी की विकास यात्रा अपने सही बिंदु को प्राप्त करती है। हिंदी कहानियों के इस विकास में सबसे बड़ा मोड़ आया प्रेमचंद के प्रवेश से। प्रेमचंद ने न केवल हिंदी कहानी को बल्कि समूचे हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। प्रेमचंद ने पूरे विश्वास के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ ये घोषणा की कि साहित्य महफिलों के मनोरंजन की वस्तु नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति और राजनीति के पीछे के आगे मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। प्रेमचंद की इस घोषणा के साथ उनका कथा साहित्य सामने आया। प्रेमचंद उपन्यासकार के रूप में मशहूर है, लेकिन कहानीकार के रूप में भी प्रेमचंद का योगदान कुछ कम नहीं है। प्रेमचंद की कहानियाँ लगभग 300 हैं, और इन सारी कहानियों में एक बात जो प्रमुख रूप से उभर कर आती है वो है इन कहानियों की सोद्देश्यता। प्रेमचंद की कहानी यात्रा वास्तव में हिंदी कहानी की विकास यात्रा का निर्देशक कहा जा सकता है इसे। तो प्रेमचंद ने अपनी सबसे पहली कहानी हिंदी में जो लिखी वो थी 1911 में बड़े घर की बेटी। लेकिन इसके पहले ये तथ्य बताना बहुत आवश्यक है कि प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखा करते थे, और सन 1907-8 के दौरान लिखी उनकी कहानियाँ जब सोज़े वतन नाम से छपीं और उसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया इस आरोप पर कि इसमें देशभक्ति और स्वाधीनता की बात की गई थी, उसके बाद से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि प्रेमचंद ने हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया, और हिंदी में उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी के रूप में सामने आई। इस कहानी के साथ ही प्रेमचंद की कहानियों की विषय वस्तु और उसके शिल्प की एक निश्चित दिशा हमें दिखाई देती है। बड़े घर की बेटी में प्रेमचंद ने यह स्पष्ट बताया कि भारतीय समाज, भारतीय परिवार या मनुष्य मात्र के परिवार की धुरी होती है स्त्री, और स्त्री के चरित्र में, उसके आचरण में ये शक्ति होती है कि वो परिवार को जोड़े या तोड़े। तो प्रेमचंद ने जब इस बड़े घर की बेटी के माध्यम से और आनंदी के चरित्र के माध्यम से स्त्री की सशक्त भूमिका को उजागर किया, तो हिंदी कहानियों के क्षेत्र में कुछ नई विषय वस्तुएं सामने आई। प्रेमचंद ने इसके साथ ही 1916 में पंच परमेश्वर लिखा। पंच परमेश्वर भी एक आदर्शवादी कहानी है, और प्रेमचंद की अन्य कहानियों के समान इसमें भी एक समस्या, एक समाधान, हृदय परिवर्तन, मानवीय मूल्यों में विश्वास और ग्रामीण समाज का चित्रण आदि सारी विशेषताएं मिलती हैं। पंच परमेश्वर की जो शिल्प कला है वो भी बहुत सीधी सादी है। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रेमचंद की कहानी की विकास यात्रा हिंदी की कहानी की विकास यात्रा के समानांतर रखी जा सकती है, या दूसरे शब्दों में हिंदी कहानी की विकास यात्रा को समझने के लिए हम प्रेमचंद की विकास यात्रा को समझ लें तो ये काफ़ी होता है। प्रेमचंद के लेखन का समय था सन 1905 से लेकर 1936 के बीच, और प्रेमचंद की पहली कहानियाँ बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर इत्यादि, और उनकी अंतिम कहानियाँ जो सदगति, कफन, पूस की रात, ठाकुर का कुआं जैसी कहानियों के रूप में हमारे सामने आती हैं, इनको जब देखा जाता है तो हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि प्रेमचंद ने न केवल विषय वस्तु के स्तर पर विकास किया है, बल्कि शिल्प के स्तर पर भी अभूतपूर्व विकास किया है। प्रेमचंद के बारे में भी ये कहा जाता है कि वे आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर बढ़ते हैं। उनकी कहानियों में यह दिशा स्पष्ट देखी जा सकती है। प्रेमचंद ने कई विषयों को लेकर अपनी कहानियाँ लिखी, जैसे कि हम संक्षेप में कह सकते हैं कि प्रेमचंद का समय, प्रेमचंद का समाज, प्रेमचंद के समय देश में होने वाले सारे आंदोलन उनकी कहानियों में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियाँ जैसे मुक्ति मार्ग है, जुलूस है, ये कहानियाँ स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों को प्रतिफलित करती हैं। दूसरी तरफ ठाकुर का कुआं है जो छुआछूत की समस्या को उजागर करती है। तीसरी तरफ सदगति है जो धर्म के नाम पर होने वाले शोषण को उजागर करती है। चौथी तरफ पूस की रात है
जो भारतीय किसान की मार्मिक दशा का उतनी ही मार्मिकता से चित्रण करती है। इसके साथ प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी जैसी कहानी लिखी, जिसमें पतनशील सामंती संस्कृति के को पूरी तरह से उघाड़ कर बताया गया। इसके साथ प्रेमचंद ने 1936 में कफन जैसी कहानी लिखी। इन सारी कहानियों में एक बात स्पष्ट है कि प्रेमचंद ने न केवल कथानक के आधार पर बल्कि शिल्प के आधार पर भी अभूतपूर्व विकास किया। उदाहरण के लिए उनकी पंच परमेश्वर और कफन कहानी की तुलना की जा सकती है। पंच परमेश्वर सन 1916 में सामने आई और कफन कहानी सन 1936 में। दोनों कहानियाँ ग्रामीण समाज पर आधारित हैं। पंच परमेश्वर में प्रेमचंद ने ग्रामीण समाज में होने वाले झगड़ों, पंचायत का आदर्श कैसा होना चाहिए, पंच को कैसा होना चाहिए, ये बात स्पष्ट रूप से बताई। लेकिन 1936 में कफन में जिस ग्रामीण समाज का और ख़ास तौर पे जिस मजदूर वर्ग का चित्रण प्रेमचंद ने किया वो बेजोड़ चित्रण है। और कफन में ख़ास तौर पे प्रेमचंद ने यह बात बताई कि लगातार और अत्यंत गहन शोषण के कारण जो श्रमजीवी है उसके मन में श्रम के प्रति जो वितृष्णा आ जाती है, जो मानवीय मूल्यों के प्रति अविश्वास आ जाता है, श्रम में उसका विश्वास होता है क्योंकि उसको लगता है कि श्रम करने से भी कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि कफन कहानी के जो दो नायक हैं घीसो और माधो, वो लोग कोई काम करना नहीं चाहते हैं और अगर उनको काम दिया भी जाए तो वे आलस्य अपनाते हैं, क्योंकि उनका ये सोचना है कि जिस समाज में, प्रेमचंद की ये पंक्तियाँ हैं कि जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ ज़्यादा अच्छी न थी, वैसे में घीसो और माधो सोचते हैं कि वे परिश्रम करेंगे भी तो क्या प्राप्त होना है। और कफन कहानी में न केवल ये विषय वस्तु, न केवल इसके पीछे छुपा हुआ गहरा वैचारिक आधार, बल्कि शिल्प के स्तर पर भी कफन कहानी की विशेषता दिखाई देती है। और वो है कि कफन में प्रेमचंद ने बहुत कम कहा है। कहने का मतलब ये कि प्रेमचंद की कहानी कला की जो एक विशेषता थी, जो एक कमी भी थी, जिसको कहा जा सकता है कि वे अपने कहानी के पात्रों और पाठक के बीच में आ जाते थे और बार बार वाचन की प्रक्रिया को दोहराते थे। लेकिन कफन कहानी में प्रेमचंद ने बहुत कम कहा, जो कुछ कहा अपने पात्रों के माध्यम से कहा और यथार्थ का चित्रण इतने गहरे और सटीक रूप से किया कि वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो अपने आप बहुत कलात्मक ढंग से और बहुत ही स्पष्ट ढंग से हमारे सामने आ जाता है। तो कफन कहानी में प्रेमचंद कहानी कला के भी चरम को छू लेते हैं और ये कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि हिंदी कहानी कला भी अपने एक महत्वपूर्ण बिंदु को कफन कहानी के माध्यम से प्राप्त कर लेती है। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद के समानांतर और भी जो अन्य प्रसिद्ध कहानीकार हुए हैं उनमें विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम प्रसिद्ध है। प्रेमचंद के साथ कथाकारों की एक अच्छी मंडली थी, जिनमें प्रमुख थे जयशंकर प्रसाद और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जयशंकर प्रसाद मुख्यतः आदर्शवादी कथाकार थे और उनकी कहानियों में भावना, आदर्श, नैतिक मूल्य, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम जैसे मूल्य और उसके साथ शिल्प और आलंकारिक भाषा उनकी कहानियों की विशेषता थी। प्रसाद की प्रसिद्ध कहानियां हैं आकाशदीप, पुरस्कार इत्यादि। दूसरी ओर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल केवल 3 कहानियां लिखी और उनमें भी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा इतनी चर्चित नहीं हुई जितनी कि उसने कहा था। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है इस बात को समझने का कि अगर किसी कहानीकार में क्षमता हो तो वो केवल एक कहानी से अपना स्थान अमर बना सकता है। और वैसी कहानी है गुलेरी जी की। उसने कहा था मैं देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम का इतना सुंदर संगुफन किया गया है कि दोनों भी समानांतर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मूल्य बन गए हैं और एक के लिए दूसरे का बलिदान नहीं किया गया, ये इस कहानी की विशेषता है। उसने कहा था कहानी की दूसरी विशेषता ये है कि इसमें
युद्ध का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। इसीलिए कुछ आलोचक इसे हिंदी की पहली युद्ध कथा भी मानते हैं। उसने कहा था कि तीसरी बड़ी विशेषता है उसका शिल्प। उस समय के हिसाब से गुलेरी जी ने इतने सशक्त और परिपक्व शिल्प का इस्तेमाल किया, खासतौर पर फ्लैशबैक शैली या पूर्व दीप्ति शैली का इस्तेमाल गुलेरी जी ने किया। इसमें यह कहानी कभी अतीत में चली जाती है, कभी वर्तमान के स्तर पर आती है और दोनों धरातलों को कहानीकार इतना सुंदर ढंग से इसका संयोजन करता चलता है कि ये कहानी बेजोड़ बन जाती है। इसीलिए उसने कहा था कहानी की तुलना विश्व की कुछ अन्य प्रसिद्ध कहानियों के साथ की जा सकती है। गुलेरी जी के बाद हिंदी कहानी के इतिहास में राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, जैनेन्द्र कुमार जैसे कई कहानीकार आते हैं जिनका उल्लेख प्रेमचंद के बाद विशेषकर होता है। प्रेमचंद के बाद के समय में हिंदी कहानी में अभूतपूर्व विविधता आती है। इस समय को हम प्रेमचंदोत्तर युग भी कह सकते हैं। अगर इसके पहले समय को हम प्रेमचंद युग कहें तो यह समय प्रेमचंदोत्तर युग कहा जा सकता है। इस समय में मुख्यतः 4 प्रकार की प्रवृत्तियां सामने आती हैं। एक ऐतिहासिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा आंचलिक और चौथा सामाजिक यथार्थवादी या प्रगतिशील कहानियों की धारा कही जा सकती है। ऐतिहासिक कहानियों में वृंदावन लाल वर्मा और चतुरसेन शास्त्री का स्थान मुख्य है, जिसमें भारत के इतिहास को आधार बनाकर अनेक कहानियाँ लिखी गईं, जैसे खजुराहो की 2 मूर्तियाँ, सिंहगढ़ विजय, वसंत इत्यादि कहानियाँ। इसमें चतुरसेन शास्त्री की कहानी दुखवा मैं कासे कहूँ बड़ी प्रसिद्ध हुई। प्रेमचंद के साथ अपनी कथा यात्रा शुरू करने वाले, लेकिन बाद में प्रेमचंद से अलग एक दूसरी दिशा ग्रहण करने वालों में प्रमुख हैं जैनेन्द्र कुमार, जिन्हें हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियाँ शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। जैनेन्द्र जी ने अपने कहानियों में पात्रों और चरित्रों के मनोविज्ञान को आधार बनाकर कहानियाँ लिखी। वैसे तो कहानी में चरित्र विश्लेषण के स्तर पर मनोविज्ञान आता ही है, लेकिन इन बात की मनोवैज्ञानिक कहानियों की विशेषता यह है कि पात्रों के मनोविश्लेषण पर ही सारा ध्यान रखा गया है। इनमें प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जैनेन्द्र कुमार की पत्नी और पाजेब, अज्ञेय की कहानी रोज़। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में प्रसिद्ध हैं इलाचंद्र जोशी, जिनकी कई कहानियाँ मनोविश्लेषण प्रधान कहानियाँ कही जा सकती हैं। हिंदी कहानियों का एक तीसरा दौर या एक तीसरी प्रवृत्ति इस समय की आंचलिक कहानियों के रूप में सामने आती है। जैसा कि फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार के रूप में मशहूर हैं, उसी प्रकार वे आंचलिक कहानीकार के रूप में भी मशहूर हैं। और इन कहानियों की विशेषता है कि इनमें किसी अंचल विशेष की भौगोलिक संस्कृति, रहन सहन, बोल चाल, भाषा और लोगों के अनेक प्रकार की आदतें, तो कुल मिला के एक अंचल विशेष ऐसी कहानियों में नायक बनकर आता है। इसीलिए इन्हें आंचलिक कहानियाँ कहा गया। और इनमें प्रसिद्ध हैं फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी या रसप्रिया कहानी या तीसरी कसम कहानी। इसी तरह से मार्कंडेय की कहानी माही या हंसा जाई अकेला, ऐसी कहानियाँ आंचलिक कहानियों की धारा में आती है। चौथी प्रकार की धारा है सामाजिक यथार्थवादी या प्रगतिशील कहानियाँ। और इन कहानियों के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली कहानियाँ यही हैं। और इनमें प्रसिद्ध हैं भगवती चरण वर्मा और यशपाल। उदाहरण के लिए यशपाल की पर्दा कहानी में एक निम्न वर्गीय परिवार किस प्रकार से अपनी आर्थिक विषमताओं को एक पर्दे में छुपा कर रखता है, इस वहापोह का और पसोपेश का बड़ा ही सुंदर और मार्मिक चित्रण यशपाल ने इस कहानी में किया है। सन 1950 के बाद हिंदी कहानी में नई कहानी नाम से एक आंदोलन हुआ। हम इसे आंदोलन चाहे माने ना माने, लेकिन एक बात हम देख सकते हैं कि इसमें कई बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी गईं और विषय वस्तु और शिल्प के स्तर पर एकदम अलग तरह के प्रयोग इसमें हुए। मुख्यतः निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी। और इस कहानी में निर्मल वर्मा ने एक पहाड़ी स्टेशन, हिल स्टेशन पर बने हुए स्कूल में
रहने वाली, हॉस्टल में रहने वाली एक नायिका लतिका, जो अपने दिवंगत प्रेमी की यादों के घेरे में बंधी है, वहाँ से निकलना नहीं चाहती, उसकी मानसिकता का बड़ा सुंदर चित्रण किया। दूसरी ओर इसी आंदोलन के अंतर्गत परिगणित कहानी है वापसी, जिसे उषा प्रेमवदा ने लिखा, और इस कहानी में आज के समाज में बदलते हुए जीवन मूल्य, पारिवारिक बिखराव, व्यक्ति के अकेलेपन का चित्रण बहुत सुंदर ढंग से किया गया। वापसी कहानी में एक ऐसे व्यक्ति की कथा है गजाधर बाबू की, जो अपने परिवार के अर्थोपार्जन के लिए दूर दराज इलाकों में स्टेशन मास्टर की नौकरी करता है, और बाद में जब बड़ी आशा से वो अपनी नौकरी छोड़कर अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस आता है, तब वो ये पाता है कि उसके परिवार में बेटे, बहू, उसकी पत्नी तक और उसकी बेटी, सब लोग उसके बिना जीने के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि जैसे उस घर में गजाधर बाबू के लिए कोई जगह नहीं बची। और बड़ी ही टूटी मानसिकता के साथ गजाधर बाबू की वापसी अपनी नौकरी पर पुनः होती है। तो इन दो कहानियों के माध्यम से हिंदी कहानी के विषय वस्तु की विविधता को यहाँ पर हम बता सकते हैं। इसके साथ साथ नई कहानी आंदोलन में और आंदोलन के बाहर भी अनेक ऐसी कहानियाँ आई जो सामाजिक संदर्भों को लिए हुए हैं। हम चर्चा कर सकते हैं भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत, हम देख सकते हैं अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्ट्री और दोपहर का भोजन, हम मार्कंडेय की कहानियाँ देख सकते हैं, विशेषकर राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, जिन लोगों ने शहरी मध्य वर्ग के जीवन को अपनी कहानियों की विषय वस्तु बनाया, हम इस आंदोलन के अंतर्गत देख सकते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नई कहानी आंदोलन और उसके बाद चलने वाले छोटे मोटे समांतर कहानी, सहज कहानी इत्यादि के आंदोलन भले ही और स्तरों पर सफल हुए हो ना हुए हों, लेकिन हिंदी कहानी की दिशा में एक विविधता और शिल्प के नए प्रयोग ज़रूर ये लेकर आए। नई कहानी के बाद के दौर को हम समकालीन कहानी कह सकते हैं, और समकालीन कहानी की विशेषताओं को हम रेखांकित करना चाहें तो जो बातें सामने आती हैं उनमें सबसे पहली है कि कहानी के क्षेत्र में भारतीय महिला की उल्लेखनीय उपस्थिति। भारतीय नारी न केवल कहानी में कथावस्तु के रूप में आई, बल्कि रचनाकार के रूप में आई, और आज भारतीय महिला लेखिकाओं में, कथा लेखिकाओं में कृष्णा सोपती, उषा प्रेमवदा, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, मनु भंडारी, शिवानी, दीप्ति खंडेलवाल जैसे अनेक नाम हैं जिन्होंने कहानी के क्षेत्र में सशक्त रचनाएं दी। इसके साथ साथ दलित चेतना से युक्त कहानियाँ सामने आ रही हैं, इसके साथ जनवादी चेतना से युक्त कहानियाँ सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हिंदी कहानी का जो समकालीन परिदृश्य है उसमें एक ओर तो पुरानी परंपराओं का विस्तार है, और दूसरी ओर व्यक्ति को और समष्टि को केंद्र में रखकर और उनके ऊपर बल देते हुए चलने वाली अलग अलग प्रवृत्तियों का विस्तार है, और तीसरी ओर हम ये कह सकते हैं कि हिंदी कहानी में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसको लेकर कुछ लिखा नहीं गया हो, चाहे वो शहरी मध्य वर्ग की बात हो या ग्रामीण निम्न वर्ग की बात हो, शहर महानगरों में अकेलेपन से जूझते हुए व्यक्ति की बात हो, या कामकाजी महिलाओं की बात हो, या शोषण के चक्र तले पिसते हुए निम्न वर्ग की बात हो, सभी का उल्लेख आज के कहानीकारों ने किया है। और हिंदी कहानी अनेक दृष्टियों से, कलात्मकता और कथात्मकता दोनों दृष्टियों से नई ऊंचाइयों का स्पर्श कर रही है। अभी तक आपने यह जाना कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, तथा हिंदी कहानी प्रेमचंद से पूर्व भी हिंदी साहित्य में अस्तित्व में आ चुकी थी, किंतु प्रेमचंद और उनके समकालीन लेखकों ने हिंदी कहानी को प्रबल और सशक्त बनाया। आज हिंदी कहानी में हमें नई कहानी और अकहानी, आंचलिक कहानी, यथार्थ प्रधान कहानियाँ, आदर्श प्रधान कहानियाँ और दलित जीवन से जुड़ी कहानियाँ, जाति संघर्ष से जुड़ी कहानियाँ कथ्य और तथ्य की दृष्टि से देखने को मिलती हैं। हम आशा करते हैं
इस पाठ के माध्यम से आपको हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को जानने में प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई होगी। ఫౌండేషన్ కోర్స్ విద్యార్థుల కోసం పढ़ने का तरीका అనే పాఠం చూస్తారు। हमको किसी जलसे में तकरीर करनी हो या मज़मून पढ़ना हो तो हम ये चाहेंगे कि हम जो बात कहें वो बात मिन्नोआन दूसरों तक पहुँचे और उसका सही मफ़हूम अदा हो, और हम ये भी चाहेंगे कि हमारी बात सुनने वालों पर असर करे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि पढ़ते वक्त चंद उमूर का लिहाज रखा जाए। सबसे पहले लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ अदा करना चाहिए। लफ्ज़ का तलफ़ुज़ अगर सही न हो तो बाज़ औक़ात उसके मानी बदल जाते हैं। न सिर्फ ये कि लफ्ज़ का तलफ़ुज़ सही हो, बल्कि हर हर्फ जो एक आवाज़ की नुमाइंदगी करता है, उस आवाज़ को सही मखरज से अदा किया जाए। मिसाल के तौर पर खे एक हर्फ है और क़ाफ एक हर्फ है, इन दोनों के मखारिज अलग अलग हैं। ऐसा ना हो कि हम खे की जगह क़ाफ अदा करें या क़ाफ की जगह खे अदा करें। दूसरी बात यह है कि पढ़ते वक्त रुमूज़ व औक़ाफ़ का ख़ास ख़याल रखा जाए। जैसे जहाँ कामा है वहाँ थोड़ा सा वक्फ़ा हो, फिर जहाँ कोलन है, सेमी कोलन है या ख़त्मा है, तो इनके ड्यूरेशन का, इनके वक्त का लिहाज रखते हुए हम इबारत को पढ़ें। और तीसरी बात यह है कि किसी इबारत को या किसी इबारत के अज्जा को ख़ास लहजे में, ऐसे लहजे में अदा करें कि जिससे उसका मफ़हूम उजागर हो जाए। बाज़ अल्फाज जो इबारत में होते हैं या शायरी में आते हैं, एक ही लफ्ज़ होता है लेकिन उसकी अदायगी के फ़र्क से उसका मफ़हूम बदल जाता है। मिसाल के तौर पर गालिब का ये शेर है, हवस को है निशाते कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। अब आप देखिए कि दोनों मिसरों में एक लफ्ज़ की तकरार हुई है क्या, लेकिन दोनों मिसरों में उसका मफ़हूम मुख्तलिफ है। पहले मिसरे में क्या क्या ऐसे लहजे में अदा हुआ है कि जिससे ये ज़ाहिर होता है कि बहुत बहुत ज़्यादा, यानी हवस को बहुत ज़्यादा निशात कार है। और दूसरे मिसरे में क्या इस लहजे में अदा हुआ है कि जिससे नफ़ी का मफ़हूम आता है, यानी न हो मरना तो जीने का मज़ा क्या,
यानी जीने का मज़ा कुछ भी नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी इबारत को, किसी मज़मून को पढ़ते वक्त इन उमूर का लिहाज रखना किस कदर ज़रूरी है। हमने इस मकसद के लिए आज मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के मज़मून और आना घर में मुर्गियों का, उसके चंद इक़्तिबासात हमने लिए हैं। यहाँ तलबा मौजूद हैं। उस इक़्तिबास के मुख्तलिफ़ अज्जा मैं ख्वाहिश करूँगा उनसे कि वो पढ़कर सुनाएं। मैं देखूँगा कि वो किस हद तक सही तौर पर इबारत पढ़ रहे हैं, अदायगी कैसी है, मखारिज कैसे हैं, और फिर मैं ये कोशिश करूँगा कि जहाँ कहीं कोई गलती हो तो उसे दुरुस्त करूँ, और फिर मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि वो अपनी गलती को दुरुस्त करके दोबारा उसे ठीक अंदाज से पढ़ें। तो सबसे पहले मैं शाहिदा तस्नीम से कहूँगा कि वो इस इक़्तिबास की इब्तिदाई इबारत पढ़कर सुनाएं। अर्ज़ किया, कुछ भी हो मैं घर में मुर्गियाँ पालने का रवादार नहीं। मेरा रासख़ अक़ीदा है कि उनका सही मुक़ाम पेट और प्लेट है, और शायद इस रासख़ अक़ीदे में मेरी तरफ़ से पतीली का और इजाफ़ा कर लीजिए। उन्होंने बात काटी, फिर अर्ज़ किया, और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ कोई मुर्गी उम्र तबई को नहीं पहुँच पाती। आपने ख़ुद देखा होगा कि हमारी ज़ियाफ़तों में मेज़बान के इखलास व ईसार का अंदाज़ा मुर्गियों और मेहमानों की तादाद और उनके तनासब से लगाया जाता है। शाहिदा तस्नीम, आपने इबारत को सही पढ़ने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन मैं बताऊं कि इसमें बाज़ अल्फाज का तलफ़ुज़ सही अदा नहीं हुआ है। जैसे लफ्ज़ अरस नहीं है, अर्ज़ है। लफ्ज़ रासख़ नहीं है, रासिख़ है। और तनासब गलत है, तनासुब कहना चाहिए। अब मैं इस इबारत को पढ़ता हूँ, आप गौर से इसे सुनिए और फिर यह कोशिश कीजिए कि इसी अंदाज से आप दोबारा इस इबारत को पढ़ें। अर्ज़ किया, कुछ भी हो मैं घर में मुर्गियाँ पालने का रवादार नहीं। मेरा रासिख़ अक़ीदा है कि उनका सही मुक़ाम पेट और प्लेट है, और इस रासिख़ अक़ीदे में मेरी तरफ़ से पतीली का और इजाफ़ा कर लीजिए। उन्होंने बात काटी, फिर अर्ज़ किया, और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ कोई मुर्गी उम्र तबीई को नहीं पहुँच पाती। आपने ख़ुद देखा होगा कि हमारी ज़ियाफ़तों में मेज़बान के इखलास व ईसार का अंदाज़ा मुर्गियों और मेहमानों की तादाद और उनके तनासब से लगाया जा सकता है। शाहिदा तस्नीम, अब आप इस इबारत को उसी तरह पढ़ने की कोशिश कीजिए जैसा कि अभी मैंने आपके सामने ये इबारत पढ़ी है। अर्ज़ किया, कुछ भी हो मैं घर में मुर्गियाँ पालने का रवादार नहीं। मेरा रासिख़ अक़ीदा है कि उनका सही मुक़ाम पेट और प्लेट है, और शायद इस रासिख़ अक़ीदे में मेरी तरफ़ से पतीली का और इजाफ़ा कर लीजिए। इन्होंने बात काटी, फिर अर्ज़ किया, और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ कोई मुर्गी उम्र तबीई को नहीं पहुँच पाती। आपने ख़ुद देखा होगा कि हमारी ज़ियाफ़तों में मेज़बान के इखलास व ईसार का अंदाज़ा मुर्गियों और मेहमानों की तादाद और उनके तनासब से लगाया जाता है। शाहिदा तस्नीम ने
इस बार इस इबारत को उम्दगी से पढ़ने की कोशिश की है। एक आध जगह तलफ़्फ़ुज़ की गलती फिर भी रह गई है, जैसा कि पतीली को उन्होंने पतेली कहा, लेकिन मश्क इस तरह से जारी रखी जाए तो ये खामी दूर हो सकती है। अब मैं एक और तालिबा तलत गौहर सुल्ताना से ख्वाहिश करूँगा कि वो इस इक़्तिबास की अगली इबारत पढ़कर सुनाएं। फरमाया, ये सही है कि इंसान रोटी पर ही ज़िंदा नहीं रहता, उसे मुर्ग़ मुसल्लम की भी ख्वाहिश होती है। अगर आपका अक़ीदा है कि खुदा ने मुर्गी को महज़ इंसान के खाने के लिए पैदा किया तो मुझे इस पर क्या एतराज़ हो सकता है। साहिब मुर्ग़ तो दरकनार, मैं तो अंडे को भी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत समझता हूँ। ताज़े खुद खाइए, गंदे हो जाएं तो होटलों और सियासी जलसों के लिए दुगने दामों बेचिए। ठीक है, यहाँ भी आपने चंद गलतियाँ की हैं। एक तो है कि आपने बहुत रवानी के साथ पूरी इबारत पढ़ दी और लहजे का उतार चढ़ाव का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा। अब मैं इस इबारत को पढ़ता हूँ, गौर से सुनिए। फरमाया, ये सही है कि इंसान रोटी पर ही ज़िंदा नहीं रहता, उसे मुर्ग़ मुसल्लम की भी ख्वाहिश होती है। अगर आपका अक़ीदा है कि खुदा ने मुर्गी को महज़ इंसान के खाने के लिए पैदा किया तो मुझे इस पर क्या एतराज़ हो सकता है। साहब, मुर्गी तो दरकिनार, मैं तो अंडे को भी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत समझता हूँ। ताज़े खुद खाइए, गंदे हो जाएं तो होटलों और सियासी जलसों के लिए दुगने दामों बेचिए। आप इस इबारत को मैंने जिस तरह पढ़ा आपने गौर से सुना होगा, दोबारा इसे पढ़िए। फरमाया, ये सही है कि इंसान रोटी पर ही ज़िंदा नहीं रहता, इसे मुर्ग़ मुसल्लम की भी ख्वाहिश होती है। अगर आपका अक़ीदा है कि खुदा ने मुर्गी को महज इंसान के खाने के लिए पैदा किया तो मुझे इस पर क्या एतराज़ हो सकता है। साहिब, मुर्गी तो दरकिनार, मैं तो अंडे को भी दुनिया के सबसे बड़ी नेमत समझता हूँ। ताज़े खुद खाइए, गंदे हो जाएं तो होटलों और सियासी जलसों के लिए दुगने दामों बेचिए। बहुत अच्छा आपने पढ़ा है इस बार। अब मैं एक और तालिबे इल्म सैयद हुसैन से कहूँगा कि वो अगले इक़्तिबास को सुनाए। यूँ तो इसमें मेरा मतलब है ताज़ा अंडे में हज़ारों खूबियाँ ऐसी के हर खूबी पे दम निकले, मगर सबसे बड़ी खूबी यह है कि फूहड़ औरत किसी तरह भी पकाए यकीनन मज़ेदार पकेगा। आमलेट, नीम बिरिश्त, तला हुआ खागिना हलवा। आपने वैसे तलफ़्फ़ुज़ की कोई गलती नहीं की है, लेकिन रुमूज़ व औक़ाफ़ का आपने ख़्याल नहीं रखा और अल्फाज को जहाँ रुकना चाहिए रुक कर पढ़ना चाहिए वैसा नहीं किया। इस इबारत को मैं पढ़ता हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। यूँ तो इसमें मेरा मतलब है ताज़ा अंडे में हज़ारों खूबियाँ ऐसी कि हर खूबी पदम निकले, मगर सबसे बड़ी खूबी यह है कि फूहड़ से फूहड़ औरत किसी तरह भी पकाए यकीनन मज़ेदार पकेगा। आमलेट, नीम बिरिश्त, तला हुआ खागिना हलवा। अब आप इसे इसी तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिए। यूँ तो इसमें मेरा मतलब है ताज़े अंडे में हज़ारों खूबियाँ ऐसी के हर खूबी पे दम निकले, मगर सबसे बड़ी खूबी यह है
कि फूहड़ से फूहड़ औरत किसी तरह भी पकाए यकीनन मज़ेदार पकेगा। आमलेट, नीम ब्रिस्ट, तला हुआ खागिना हलवा। बहुत दुरुस्त है। अब आपकी जो ये क़िरात है बहुत उम्दा है, और आइंदा कोशिश ये कीजिए कि जब भी कहीं कोई मज़मून पढ़ने का मौका मिले तो पहले ही से उस पर अच्छी तरह गौर कर लें, रुमूज़ औक़ाफ़ लगा दें और उसके मफ़हूम को मलहूज़ रखते हुए एक उसके मुताबिक लहजा इख्तियार करें। अब मैं सबीहा सुल्ताना से ख्वाहिश करूँगा कि वो इस इक़्तिबास की आखिरी इबारत पढ़कर सुनाएं। उसके बाद उन्होंने एक नहायत पेचीदा और गंजाली तकरीर की जिसका माहासिल ये था कि आमलेट और खागिना वगैरह बिगाड़ने के लिए गैर मामूली सलीक़ा और सलाहियत दरकार है जो फ़ी ज़माना मफ़क़ूद है। इख्तिलाफ़ की गुंजाइश नज़र न आती, मैंने पहलू बचाकर वार किया, ये दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर मुर्गियाँ खाने पर उतर आए तो एक ही माह में डुरबे के डुरबे साफ़ हो जाएंगे। आपने सबीहा सुल्ताना बहुत गड़बड़ की, बहुत तेज़ी से आपने इबारत पढ़ी जिसको कहते हैं कि घास काटना। इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि नहायत इत्मीनान के साथ और जिस लफ्ज़ पर ज़ोर देना है उस लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए, जहाँ ठहरना है वहाँ ठहरते हुए पढ़ना चाहिए। अब आप सुनिए कि मैं इसी इबारत को किस तरह पढ़ता हूँ। इसके बाद उन्होंने एक नहायत पेचीदा और गुंजलक तकरीर की जिसका माहसल ये था कि आमलेट और खागिना वग़ैरह बिगाड़ने के लिए गैर मामूली सलीक़ा और सलाहियत दरकार है जो फ़ी ज़माना मफ़क़ूद है। इख्तिलाफ़ की गुंजाइश नज़र न आई तो मैंने पहलू बचाकर वार किया, ये सब दुरुस्त। लेकिन अगर मुर्गियाँ खाने पर उतर आए तो एक ही माह में डरबे के डरबे साफ़ हो जाएंगे। अब आपने देखा कि मैंने जो इबारत पढ़ी उसमें किन अल्फाज पर मैंने ज़ोर दिया, और आपने पढ़ा था माँ हासिल, सही लफ्ज़ है माँ हसल, और सलीक़ा आपने पढ़ा खे से, वो है सलीक़ा, क़ाफ से पढ़ना चाहिए। इसी तरह से मफ़क़ूद, वहाँ भी क़ाफ से पढ़ना चाहिए। इख्तिलाफ़ में आपने खे को क़ाफ पढ़ा, उसे पढ़ना चाहिए इख्तिलाफ़, न कि अख्तिलाफ़। तो इस तरह से आप इन अल्फाज को, उसके सही तलफ़ुज़ को और सही आवाज़ों को मलहूज़ रखते हुए मैं ख्वाहिश करूँगा कि आप दोबारा कोशिश कीजिए और इसे ख़ास लहजे में और सही तलफ़ुज़ के साथ आप पढ़ें। इसके बाद उन्होंने एक नहायत पेचीदा और गुंजलक तकरीर की जिसका माहसल ये था कि आमलेट और खागिना वगैरह बिगाड़ने के लिए गैर मामूली सलीक़ा और सलाहियत दरकार है जो फ़ी ज़माना मफ़क़ूद है। इख्तिलाफ़ की गुंजाइश नज़र न आई तो मैंने पहलू बचाकर वार किया, ये सब दुरुस्त। लेकिन अगर मुर्गियाँ खाने पर उतर आए तो एक ही माह में डरबे के डरबे साफ़ हो जाएंगे। सबीहा आपने दूसरी बार ठीक पढ़ा, लहजा भी दुरुस्त था, अल्फाज का तलफ़ुज़ भी ठीक था, लेकिन आपने इस इबारत को पहले की तरह बहुत तेज़ पढ़ा। आइंदा कोशिश कीजिए कि जो भी इबारत पढ़ें, जो भी मज़मून पढ़ें, थम कर रुक रुक कर इत्मीनान से पढ़ें। सर मैं भी पढ़ूंगा। ज़रूर पढ़िए, पहले अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम मुनव्वर है। क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? अब जो लोग भी पढ़े वो गलत पढ़े, मैं सही पढ़कर बताऊंगा। ज़रूर पढ़िए। ये है पढ़ने का सही तरीका। शाबाश। अभी मुनव्वर ने उसी इख्तिबास को इस तरह पढ़ा कि हमको कुछ सुनाई नहीं दिया। पढ़ने का ये भी एक अंदाज़ है,
इसे मुतालिया कहते हैं। हम तन्हाई में या किसी कुतुबखाने में जाकर किताबों का मुतालिया करते हैं, तो उसमें भी इन बातों को मलहूज़ रखना ज़रूरी है, यानी कि जहाँ औक़ाफ़ हैं वहाँ उनका लिहाज रखा जाए, अल्फाज के सही तलफ़्फ़ुज़ का और फिर लहजे का भी। आप ये कहेंगे कि इबारत जब ख़ामोशी से पढ़ी जाती है, सिर्फ़ आँखों से देखा जाता है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि एक इबारत में और पेंटिंग में बड़ा फ़र्क होता है। आप किसी पेंटिंग को देखते हैं तो उसमें उस पेंटिंग के रंग को, उसके लकीरों को आप गौर से देखते हैं और फिर उससे मजमूई तासुर कबूल करते हैं। लेकिन तहरीर को जब आप पढ़ते हैं तो पेंटिंग की तरह से उसको नहीं देखते। जो भी लफ्ज़ आपके मुताले में आता है, वो जो भी हर्फ है वो आपके कान में गूंजता है। यह आपके लिए मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी इबारत को बग़ैर उसकी आवाज़ों को ख़ामोशी के साथ सुने, पढ़ें। इसकी आप कोशिश करके देखिए तो आपको नाकामी होगी। तो जो लफ्ज़ भी आपकी नज़रों में आता है वो आपके कानों में गूंजता है। इसलिए मुताले के वक्त उन तमाम उमूर का जो इससे पहले बताए गए हैं ख़्याल रखना चाहिए। तो उससे यह होगा कि ख़ुद इबारत को समझने में मदद मिलेगी। अगर आप गलत तरीक़े से पढ़ेंगे, औक़ाफ़ का ख़्याल नहीं रखेंगे, लहजे का ख़्याल न रखेंगे, तो फिर वो इबारत ख़ुद आपकी समझ में पूरी तरह से नहीं आएगी और न आप उसका लुत्फ़ उठा सकेंगे। పాఠ్యాంశాలపై మీ సందేహాల్ని సూచనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీ సందేహాలు సూచనలు మాకు తెలియజేయవలసిన మా చిరునామా: డైరెక్టర్, ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ప్రొఫెసర్ జి రామరెడ్డి మార్గ్, రోడ్ నంబర్ 46, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్ 500033. చిరునామా మరోసారి: డైరెక్టర్, ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ప్రొఫెసర్ జి రామరెడ్డి మార్గ్, రోడ్ నంబర్ 46, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్ 500033.